हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में जुटे होंगे। चलिए बच्चों, लास्ट चल रहा है, आपका एग्जाम बहुत करीब है, तो आप लोग अपनी तैयारी में तन मन लगा के लगे रहिए और रेगुलर जो है आप कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। और रिवीजन सबसे मेन भूमिका है कि आप अपने पिछले कंटेंट का जो भी तैयार किए हो रिवीजन जरूर करते रहिए और उसको अच्छे से अपने माइंड में सेट करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर लिखा गया है और इसका आंसर क्या है। ठीक, इसको आप करते रहिए। चलिए आज फिर हम जो है पहला लेसन जो आपका केमिस्ट्री का बनता है विलयन, तो विलयन के कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में काफी पूछे गए हैं उनको हम जो है दोबारा रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि आप भूल गए होंगे, काफी पहले हमने बताया था। तो आज हम जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर में पूरे पूरे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अगर अभी तक मान लीजिए नहीं तैयार कर पाए हो तो अभी तैयार हो जाएगा। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है और इसकी परिभाषा कैसे है, और फिर राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या, ये आपके पूरे पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, अगर हम बात करें राउल्ट का नियम क्या है, तो देखो राउल्ट का नियम जो होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। क्या होता है, राउल्ट का जो नियम है, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, आप आराम से लिख लोगे। ना समझ में आए तो इसको जान ले। देखो विलायक जो होता है, जो ज्यादा होता है उसे विलायक बोलते हैं, और जिसको घोले रहते हैं विलायक में उसे विलय कहते हैं। भाई विलयन में 2 चीजें होती है ना, विलयन में एक होता है विलय, एक कौन होता है, विलय होता है, और दूसरा होता है विलायक। विलय मान लीजिए, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका शुगर हो गया विलय, और विलायक आपका वाटर हो गया। क्या हो गया, वाटर। भाई जो ज्यादा रहता है उसे विलायक बोलते हैं, जो ज्यादा रहेगा वो विलायक होगा, और जो कम रहेगा जिसको आप घोले रहोगे वो विलय होगा। तो एक चीज जाने रहना, जो आपका विलायक होता है अगर ये शुद्ध है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ वाटर डिजॉल्व किया, ये पूरा हमारा वाटर है, जल है, तो जल हमारा शुद्ध होगा। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो एकदम अपने, मान लीजिए कुछ है वाष्प दाब, मान लीजिए इसका विलायक का वाष्प दाब हमारा P0 है। 0 इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें कोई चीज मिलाया नहीं गया है। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो हमारा होगा। अब इसमें हम कोई चीज डाल के घोल दिए, कोई चीज विलय पदार्थ डाल के घोल दिए, अब ये बन गया हमारा विलयन। क्या बन गया भाई, विलयन बन गया। और जब विलयन बन गया तो अब क्या होगा, जो इसका वाष्प दाब पहले था विलायक का उससे कम हो जाएगा, वाष्प दाब का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि इसमें आपने कुछ मिला के विलयन बना दिया है। तो वाष्प दाब घट जाना ये विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। भाई जो घटता है वो किसके बराबर होता है, वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वही बताया गया है कि किसी शुद्ध विलायक में आवाष्पशील विलय मिलाने पर, अब आप जो मिलाओगे आवाष्पशील कहा गया। ये आवाष्पशील का मामला क्या है भाई, वाष्पशील का मतलब ये होता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको घोला जाता है तो धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ मान लीजिए आपने घोल दिया, विलयन बनाया, और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उड़ जाएगा। तो जब उड़ जाएगा तो क्या मतलब निकला, कोई मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकला। तो इसीलिए कहा गया आवाष्पशील विलय। कौन सा विलय मिलाए हो, आवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जो विलय, ये जो हमारा विलयन बनता है इसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, और ये बराबर किसके होता है, वो होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ में आ गए। तो इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो P0 ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। अब इसमें PS ये हमारा विलयन का वाष्प दाब हो गया, और ये P0 बटे में P0 ये विलय के मोल प्रभाज, विलय स्मॉल n होता है तो ये स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही हमारा फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार किसी शुद्ध विलायक में कोई आवाष्पशील विलय घोलने पर तो उसके वाष्प दाब में जो अवनमन होगा, वाष्प दाब में अवनमन कमी हो रही ना, तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ।
किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलने पर, कैसा विलय घोलोगे? अवाष्पशील विलय घोलने पर, तो उसके वाष्प दाब का जो अवनमन होगा, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन जो होगा, किस पर निर्भर करता है? वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आप कह सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन जो होगा विलय के मोल प्रभाज के, किसके? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, मोल प्रभाज के बराबर होगा। यानी वाष्प दाब का अवनमन जो होगा विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ? भाई शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय डालने पर, तो विलयन के वाष्प दाब का जो अवनमन होगा वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ये कौन है? ये है विलय का मोल प्रभाज। समझ में आया कि नहीं? और वाष्प दाब का अवनमन कौन है? भाई अवनमन यही तो निकाले हो, तो आप बता सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन कौन है? ये आप बता सकते हैं P0 माइनस PS अपान ये P0 हो जाएगा। और विलय का मोल प्रभाज, तो आप बताएंगे विलय का मोल प्रभाज। भाई विलय का अगर आप मोल प्रभाज की बात करेंगे तो हमारा N अपान N प्लस कैपिटल N जो है हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात की नहीं? बस यही आपको बताना है कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। याद हो गया ना? चलो ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कौन क्या है अगर लिखना चाहते हैं तो जहां एक चीज जाने रहना, जहां P0 बराबर ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब। भाई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS जो है ये विलयन का वाष्प दाब है। किसका है? विलयन का वाष्प दाब है। समझ में आ गया? तो भाई ये आपका P0 हो गया, PS हो गया। और N कौन है? N बराबर विलय के मोल है। किसका मोल है? विलय के मोल। समझ में आया नहीं? और कैपिटल N कौन है? विलायक के मोल है। किसका भी मोल है? विलायक का मोल है। समझ में आ गया ना? तो बस ये तरह फार्मूला लिख दोगे और इसके बारे में बता दोगे तो ये आपका राउल्ट का नियम पूरा हो जाए। अब इसी में आपसे कहता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। देखो जब भी आपसे राउल्ट का नियम पूछा जाएगा तो सीमाएं जरूर पूछा गया है। चलो सीमाएं देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब ये जो राउल्ट का नियम है इनकी सीमाएं क्या क्या है? तो पहली सीमा ये है कि तब विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। एक बात ध्यान रखना, ये जो राउल्ट का नियम होता है ये सिर्फ तब विलयन के लिए लागू होता है, सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। समझ में आई बात कि नहीं? तन विलयन मतलब जो विलय आप घोल रहे हो, विलयन जितना ज्यादा तन होगा उतने ही उस पर राउल्ट का नियम लागू होगा, जबकि सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। सांद्र विलयन क्या होते हैं? तन विलयन क्या होते हैं? भाई तन विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलय की मात्रा कम होती है, उसे तन विलयन बोलते हैं। जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है तो वो सांद्र विलयन बोला जाता है। समझ में आ गया? तो जो तन विलयन होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। चलो अगला है, यह नियम अवाष्पशील विलय पदार्थों पर लागू होता है। भाई जो घोलने पर, अवाष्पशील का मतलब क्या है? ऐसा पदार्थ जिसको घोल दिया जाए तो ये घोलने पर वाष्पित ना होता हो, ऐसे पदार्थों पर जो है यहाँ राउल्ट का नियम लागू होता है। तो वही कहा गया कि यह नियम अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। दो क्लियर हो गया। एक तो तन विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन इसका पालन नहीं करते हैं, और दूसरा यह जो है अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। और तीसरा क्या है? विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्ट का मतलब जानते हैं, ऐसा पदार्थ जल में घोल दिया जाए तो अपने आयनों में वियोजित हो जाए, तो ऐसे पदार्थों पर विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। कौन होगा इस तरीके से? जैसे मान लीजिए NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड हो जाए, NaCl है, इसी तरीके से ZnCl2 है, ये विद्युत अपघट्ट है। कौन होते हैं? ये सब जो है विद्युत अपघट्ट पदार्थ है। इसको जैसे अगर आप जल में घोलोगे तुरंत ये आयनित हो जाते हैं, तो इस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। समझ में आया? इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक,
अगला यह है कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में वियोजित अथवा संगुणित होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। भाई हम जिस पदार्थ को जल में घोल रहे हैं, अगर वो घोलने के बाद वियोजित हो जा रहा है, टूट जा रहा है, जैसे विद्युत घट टूट जाते हैं या जुड़ जा रहे हैं, यानी मिलने के बाद वो आपस में सारे पार्टिकल्स एक में मिलकर के बड़ा और बना ले रहे हो, तो ऐसे विलयनों पर जो है राउल्ट का नियम, ऐसे पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। समझ में आ गई? चार बातें हैं, चारों दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो कि जो विलयन में घुलने पर संगुणित होते हैं अथवा वियोजित होते हैं, ऐसे विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और जो वाष्प यानी वाष्पशील पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होता है। विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, और तब विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है, जबकि शांत विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और बना देता है कि राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध बताइए। तो चलिए देख लेते हैं राउल्ट का नियम और अणुभार में क्या संबंध होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अणुभार में क्या संबंध होता है और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन में। देखो बच्चों, आप जानते हैं राउल्ट के नियम से, किसके नियम से? राउल्ट के नियमानुसार यानी नियम से। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि भाई P0 माइनस PS अपान, ये P0 होता है, और बराबर N अपान N प्लस कैपिटल N। यही आपको फार्मूला अच्छे से राउल्ट का नियम पता है। ठीक, चलिए अब इसको और थोड़ा से ठीक करते हैं। भाई अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा N प्लस N है, यानी जो विलायक है, अगर इसकी विलय की मात्रा बहुत कम मान लिया जाए, तो यहाँ पर आप N प्लस कैपिटल N बराबर इसको आप N मान सकते हैं। भाई अगर हम जो है ये जो हमारा विलय की मात्रा है, आप बता सकते हैं यदि विलय की मात्रा बहुत कम हो तो भाई बहुत कम हो, मतलब ये n हमारा जो है भाई कैपिटल N की अपेक्षा जो है स्मॉल n बहुत कम हो, तो n प्लस n बराबर कैपिटल N हो जाएगा। तो हमारा ये सूत्र जो है P0 माइनस PS अपान, ये जो हमारा P0 बनेगा, ये ऊपर स्मॉल n रहेगा, नीचे कैपिटल N आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब अगर यह जो हमारा विलय के मोल है, ये कौन है? जहां n बराबर विलय के मोल है, कौन है? विलय का मोल। तो आप जानते हैं विलय का मोल बराबर विलय का भार, मतलब W अपान भाई स्मॉल w बटे स्मॉल m हो जाएगा। आपको पता है जो मोल होता है भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है भाई? मोल जो होते हैं, मोल बराबर पदार्थ का अणुभार। तो ये हमारा जो है भाई मोल होता है, तो मोल बराबर ये होते हैं, तो विलय का मोल हमारा W अपान m हो जाएगा। इसी तरीके से विलायक का मोल, तो विलायक का मोल, तो विलायक के मोल की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल W बटे कैपिटल M हो जाएगा। भाई विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो इसको आप यहाँ पर रख देंगे, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारा P0 माइनस PS अपान P0 जो होगा भाई n की वैल्यू क्या है? W अपान M है, और बटे यहाँ कैपिटल N की वैल्यू कैपिटल W बटे कैपिटल M है। थोड़ा इसको और ठीक करोगे तो हमारा जो आ जाएगा भाई P0 माइनस PS अपान P0 बराबर, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी स्मॉल W बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल M, भाई ये ऊपर चला जाएगा और बटे कैपिटल W। तो ये हमारा भाई वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और जो हमारा अणुभार होते हैं, इसमें संबंध जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये हमारा संबंध जो है इस तरीके से निकाला जाता है। आप इसमें आप बता सकते हैं कि जहां ये स्मॉल w जो है विलय का भार है, आप बता सकते हैं स्मॉल w बराबर विलय का भार है, विलय का भार, और स्मॉल m बराबर विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार है। समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारा कैपिटल W है,
कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक का भार है। क्या है ये? विलायक का भार है। और कैपिटल एम जो होगा, कैपिटल एम बराबर विलायक का अणुभार होगा। विलायक का अणुभार होगा। तो समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और साथ में जो है अणुभार में क्या संबंध होते हैं। तो ये संबंध जो है आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम तथा अणुभार में क्या संबंध होता है, स्थापित कीजिए। तो संबंध इस प्रकार से निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 5 नंबर में इतना जो है लिखने को आता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक अगर लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो बच्चों, यूपी बोर्ड के कंप्लीट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी लेक्चर्स जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।